Hello everyone, I again welcome you all to your very own RU Underway, your voyage to maritime mastery. तो इसी चैनल के तहत वी आर डूइंग इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो आज इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग यूनिट 6 करने वाले हैं, विच इज एनालिसिस ऑफ ऑटो साइकिल. अब हम पहुंच चुके हैं AOT में. AOI नहीं, AOT विच इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ थर्मो. ठीक है, डायनेमिक्स. अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं. तो सबसे पहला बेसिस ऑफ एप्लीकेशन जो था ना, वो हमने पहले ही देख लिया सेकंड लॉ में, विच वाज कार्नोट साइकिल. ये जो है ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है विच इज ऑटो साइकिल. आज हम ऑटो साइकिल देखेंगे. ठीक है, ऑटो साइकिल देखने से पहले सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है जान लेना कि व्हाट इज एन इंजन एंड एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन. तो देखिए, इंजन इज अ डिवाइस, इंजन is a device which is used to convert chemical energy, into heat energy and then heat energy into mechanical energy. यानी कि इंजन एक ऐसा डिवाइस है ना जो कि केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हीट एनर्जी को फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. और ये जो हमारे पास आया मैकेनिकल एनर्जी ना, यहीं से हमें वर्क मिलता है. तो इंजन इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ना ही वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस. ठीक है, रही बात क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में देखिए हम लोग अभी जो क्लासिफिकेशन सीखेंगे ना, इट इज ऑल रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स. डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हम जरूर करेंगे व्हेन वी विल बी स्टडीइंग माइस 1 विच इज मरीन इंटरनल कंबशन इंजन 1. वहां पे हम लोग देखेंगे, इट विल बी कमिंग इन योर फ्यूचर सेमेस्टर्स. मगर आज टू गिव यू जस्ट अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, हम क्लासिफिकेशन लेंगे. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हमारे काम का है वो है फ्यूल टाइप. अगर तो मेरा फ्यूल पेट्रोल है तो मेरे पास आता है ऑटो साइकिल, ऑटो इंजन, एक ऐसा इंजन जो ऑटो साइकिल पे चलता है. और अगर मेरा पेट्रोल डीजल है, डीजल का दूसरा नाम होता है गैसोलीन, तो उसको मैं बोलूंगा डीजल साइकिल या डीजल इंजन. तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑन फ्यूल टाइप. सेकंड क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन कंबशन चेंबर टाइप. कि भाई कंबशन चेंबर के टाइप पे भी हमारे पास वो होते हैं क्लासिफिकेशन. सबसे पहला होता है हमारे पास IC विच इज इंटरनल कंबशन, एंड नेक्स्ट इज EC विच इज एक्सटर्नल कंबशन. कहने का मतलब ये है कि जैसे ये इंजन आप देख सकते हैं, दिस इज अ कार इंजन पार्ट्स डायग्राम. ये इंजन में जो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये देखिए हमारा सिलेंडर हेड है, दिस इज इंडिविजुअल सिलेंडर्स. ये जो होता है ना, ये हमारा एक IC इंजन है. यही जो है हमारा ये एक मरीन डीजल इंजन है. तो मरीन डीजल इंजन भी हमारा क्या होता है, एक IC इंजन होता है. मतलब कि इसमें जो कंबशन हो रहा होता है ना, जो कंबशन मतलब ये हो गया कि वहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बस यही होता है. तो वो जो कंबशन हो रहा है ना, वो कंबशन हमारा चेंबर के अंदर हो रहा है. ठीक है, हमारा कंबशन जो है वो एक सिलेंडर नाम के चेंबर के अंदर हो रहा है, एक क्लोज्ड स्पेस के अंदर हो रहा है. वहीं पे ये जो है, यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, केमिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना बाहर की तरफ हो रहा है. एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड. कहाँ हो रहा है, आउटसाइड. सो इफ द कंबशन इज हैपनिंग इनसाइड समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज internal combustion, and if combustion is happening outside the engine, it is called as external combustion engine. और थर्ड हमारा जो एक और क्लासिफिकेशन है हमारे जानने लायक, वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक्स. ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक्स. तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन और एक होता है हमारे पास 2 स्ट्रोक इंजन. ठीक है, एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन और एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन. तो यहीं पे मैंने आपके पास एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं जो मैंने आपको अभी समझाया. दिस इज अ कार इंजन. ये हमारा मरीन डीजल इंजन है, आवर ब्रेड एंड बटर. ठीक है, जहां पे आप और मैं काम करेंगे. एंड दिस इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन. ये बेसिकली स्टीम इंजन है एक तरीके का. ये बहुत पुराना है, अब तो ये बनना भी बंद हो गया. ठीक है, अब इसी टाइप के इंजन जो होते हैं ना, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, वो इतने नहीं बनते. अब ICE टाइप के ही बनते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन ही बनते हैं. एक्सटर्नल कंबशन इंजन अब बनने इतने बंद हो गए मतलब. तो इट्स लाइक एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो हमारा होगा ना,
ये बेसिकली स्टीम इंजन था जो कि पुराने ज़माने के ट्रेन्स में यूज़ होता था। आपने मूवीज़ देखी होंगी तो उसके अंदर कुछ ट्रेन्स होते हैं, पुराने ज़माने की कोई मूवी जो हम एरा दिखाते हैं उसमें पिक्चरों में, तो उसमें वो ट्रेन जो चलती है तो वो स्टीम इंजन ही होती है, बेसिकली स्टीम इंजन प्रपल्ड होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज एन 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। एक 4 स्ट्रोक आईसी इंजन क्या होता है। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने होते हैं, हम एकदम इसको आराम से देखेंगे। ठीक है, मेरा एम है आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। नंबर ऑफ स्ट्रोक्स यहां पे कितने होते हैं, 4। ठीक है, अच्छा, वन स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक में 180 डिग्रीज का रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, रेवोल्यूशन होता है, क्यों? क्योंकि जो आईसी इंजन होता है ना, ये क्या करता है ना, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन is converted into rotating motion, is converted into rotational motion, is converted into rotational motion। देखो ये मेरा जो है ना, ये जो ऐसे घूम रहा है, ये देखिए ये चीज, दिस इज कॉल्ड एज पिस्टन। तो आपको इस डायग्राम में एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो ऊपर नीचे का मूवमेंट कर रहा है ना, ये पिस्टन है, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन। और यहां से ये जो ऐसे घूम रहा है ना, दिस इज नथिंग बट क्रैंकशाफ्ट। तो पिस्टन लीनियर मोशन कर रहा है, पिस्टन कहां से कहां मूव कर रहा है, यहां से यहां तक, और ये क्रैंकशाफ्ट मेरा रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, रोटेशनल मोशन। ठीक है, ओके, तो एक स्ट्रोक में 180 डिग्री का रेवोल्यूशन होता है, तो टोटल 4 स्ट्रोक्स में कितना होगा, 720 डिग्रीज का रेवोल्यूशन। मतलब 720 डिग्रीज जब मेरा क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तब एक यूनिट ऑफ पावर प्रोड्यूस होगी अपॉन 720 डिग्रीज ऑफ रेवोल्यूशन, 1 यूनिट ऑफ पावर इज प्रोड्यूस्ड, 1 यूनिट ऑफ पावर इज प्रोड्यूस्ड। इतनी बात समझ में आई। तो 4 स्ट्रोक इंजन में नंबर ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं 4, 1 स्ट्रोक में 180 डिग्री का रेवोल्यूशन होता है, तो 4 स्ट्रोक्स में 720 डिग्रीज का रेवोल्यूशन होगा, और 720 डिग्रीज के रेवोल्यूशन में 1 यूनिट का पावर प्रोड्यूस होता है। इतनी बात क्लियर है क्या आपको? ओके, तो अब देखिए इधर, अब हम यहाँ पे कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। ये बेसिकली जो इंजन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ पेट्रोल इंजन। This is what? This is a पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो देखिए ये इंजन कैसे काम करता है ना, यहां पे ये होता है इनलेट वाल्व, ठीक है, ये होता है एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है, ये होता है इनलेट वाल्व, एक होता है हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व। दिस इज व्हाट, स्पार्क प्लग, ठीक है, दिस इज व्हाट अ स्पार्क प्लग। ये हमारे पास पिस्टन होता है, ये मेरे पास सिलेंडर होता है, ठीक है, और मेरे पास यहां पे ये जो ऐसे घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग रॉड। इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड। क्लियर? ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये सारे स्ट्रोक्स का क्या मतलब होता है बेसिकली। तो जब, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो टॉप पार्ट है ना, दिस, आई यूज अ डिफरेंट इंक तो आपको समझ में आ जाएगा। यप, ये जो टॉप पार्ट है ना,
दिस इज कॉल्ड एज टीडीसी। और ये जो पिस्टन का बॉटम पार्ट है ना, जहां तक ये जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बीडीसी। एक हो जाएगा टीडीसी और एक हो जाएगा बीडीसी। मतलब अगर मैं यहां पे एक सिलेंडर बनाता हूं, I'll draw it in a better way. ठीक है, तो मैंने यहां पे एक सिलेंडर बनाया, ये मेरे पास एक पिस्टन है मान लीजिए, ठीक है, ये मेरे पास एक पिस्टन है। अच्छा, इतना मैं डिटेल करने की जरूरत नहीं, इतना आप समझ लीजिए कि ये अभी हमारे पास एक पिस्टन है। तो पिस्टन का जो ये टॉप मोस्ट पोजिशन है, इसको बोलेंगे टीडीसी, और ये हो जाएगा इसका बीडीसी। ठीक है, ये पॉइंट इज बीडीसी एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, टीडीसी। दिस इज माय पिस्टन। तो अब देखिए, फर्स्ट स्ट्रोक, कौन सा स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन विल मूव from TDC to BDC। पिस्टन हमारा कहां से कहां मूव करेगा, TDC से लेके BDC पे। इसकी वजह से क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर विल बी क्रिएटेड, वैक्यूम प्रेशर विल बी क्रिएटेड। ठीक है, ओके। अब वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर विल एंटर, एयर फ्यूल मिक्सचर विल एंटर, है ना। तो जब पिस्टन हमारा बीडीसी से सॉरी टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा तो वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होगा। उस वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, यहां से एयर फ्यूल मिक्सचर आ जाएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ जाएगा। ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर विल एंटर एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन नहीं, सॉरी माय बैड, दिस इज नॉट अ कंप्रेशन स्ट्रोक, इट इज अ सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ सक्शन स्ट्रोक। क्योंकि क्या कर रहा है वो, सक ही कर रहा है एयर फ्यूल मिक्सचर को। ये जो मैं आपसे इंजन डिस्कस कर रहा हूं ना, दिस इज माय ऑटो इंजन। ऑटो इंजन के अंदर ही एयर फ्यूल मिक्सचर एडमिट होता है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, और इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको 4 स्ट्रोक इंजन समझ में आया कि भाई 4 स्ट्रोक इंजन में हमारे पास ये होता है। इनके जो स्ट्रोक्स होते हैं ना, वो आपको शॉर्ट में बता देता हूं। दिस वी विल डिस्कस, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, मगर आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि मेरा जो पहला स्ट्रोक होगा ना, पहला स्ट्रोक होगा मेरा कंप्रेशन सक्शन स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक होगा मेरा कौन सा, सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक। माय सेकेंड स्ट्रोक विल बी कंप्रेशन स्ट्रोक। My third stroke will be expansion stroke. And my fourth stroke will be exhaust stroke. शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज हम आगे भी, मैंने इसके लिए क्या स्लाइड्स बचा के रखी है
ठीक है, आई हैव एनालिसिस ऑफ ऑटो साइकिल का वो स्लाइड जहाँ पे मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी है, मैंने आपसे ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर ली, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, यू विल डेफिनेटली टेक दिस अहेड। बट इस चीज़ में, इस स्लाइड में बेसिकली जो मुझे आपको समझाना है वो ये है कि 4 स्ट्रोक वाले इंजन में 4 स्ट्रोक्स होंगे टोटल। पहले स्ट्रोक में क्या हो रहा है, पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी जा रहा है, टीडीसी से बीडीसी। जैसे ही टीडीसी से बीडीसी जाएगा तो वो सक्शन होगा, सक्शन स्ट्रोक, अंदर कुछ तो आएगा, ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, फिर वो बीडीसी से टीडीसी जाएगा, तो जो कुछ भी अंदर आया था वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। फिर जैसे ही कंप्रेस होगा तो कंप्रेशन होने की वजह से क्या होगा, फिर एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन में फिर टीडीसी से बीडीसी जाएगा। ये जो एक्सपांशन स्ट्रोक होगा ना, ये पावर स्ट्रोक होता है, मतलब जो एक यूनिट का पावर निकाल रहा है ना इंजन, वो इसी स्ट्रोक में निकाल रहा है। बाकी तीनों स्ट्रोक आइडियल स्ट्रोक है, उसमें कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ थर्ड स्ट्रोक में रहा है। और चौथे स्ट्रोक में क्या होगा, अब वो एयर फ्यूल मिक्सचर जब जल गया कंबशन चेंबर में, तो उसके बाद कुछ एग्जॉस्ट गैस बच जाएंगे ना, तो वो एग्जॉस्ट गैस जो होगा वो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर से उसको पिस्टन बाहर निकाल देगा बीडीसी से टीडीसी जाके, और एग्जॉस्ट वाल्व मेरा खुल जाएगा और ये सारे गंदे गैसेस जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो आई होप सो आपको एक बेसिक ग्लिम्स मिल गया कि ये इंजन काम कैसे करता है। इनिशियली पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है तो क्या होता है, कुछ तो अंदर आता है, एयर फ्यूल मिक्सचर होता है ऑटो साइकिल के केस में, और सिर्फ फ्यूल होता है डीजल साइकिल के केस में, सॉरी सिर्फ एयर होता है डीजल साइकिल के केस में, बट वो देखेंगे हम लोग। कुछ तो अंदर आया, अब उस कुछ भी आए हुए चीज को मैंने मतलब कंप्रेस किया। जैसे ही मैंने कंप्रेस किया ना, उसके बाद क्या हुआ कि एक्सपांशन हुआ, मतलब कि वो चीज जली, कंबशन चेंबर में जली, तो मेरा केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब वो इतना तेज हीट होता है ना कि वो पिस्टन को फिर से बीडीसी की तरफ पुश कर देता है, तो वो जो पुश उसने किया वो एक्सपांशन स्ट्रोक हो गया। और फिर उसके बाद वो गैस तो अंदर जला, जलने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस प्रेजेंट होंगे फ्यूल के, उसको बाहर भी तो निकालना होगा कंबशन चेंबर से, तो उसके लिए फिर से पिस्टन जो होगा मेरा बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा एंड वो एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम यहां पे देखते हैं कि ये 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, इट हैज पोर्ट्स। सबसे पहला यहां पे क्या था हमारे पास, यहां पे था वाल्व, इट हैड वाल्व्स, इट हैड वाल्व्स, और यहां पे क्या है हमारे पास, इट हैज पोर्ट्स। दूसरा, यहां पे नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितना है, 2, तो 1 यूनिट पावर, 1 यूनिट पावर is produced in 360 degrees, in 360 degrees revolution of crankshaft, ठीक है, in 360 degrees revolution of crankshaft। है ना, तो यहां पे मेरा जो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स हैं वो 4 से घट के 2 हो गया। इसके पास कितने, इसके पास पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। यहां पे ये इनलेट पोर्ट होता है, दिस इज अ इनलेट पोर्ट, और ये एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, ठीक है। तो जो काम 4 स्ट्रोक इंजन 720 डिग्रीज ऑफ रेवोल्यूशन में कर रहा था, ये कितने में कर रहा है, ये कर रहा है सिर्फ 360 डिग्रीज ऑफ रेवोल्यूशन में। इसीलिए क्या होता है कि ये लाइट वेट भी होता है, इट इज लाइट इन वेट, लाइट इन वेट, है ना, ये वेट में थोड़ा हल्का भी होता है, दिस इज ऑल्सो लाइट इन वेट। और साथ ही साथ इसमें मतलब इसका जो सर्किट डायग्राम होता है ना, जो आप सर्किट बोल लो या क्या बोलते हैं, जिस तरीके से ये बनता है, ठीक है, जैसे कि जैसे 4 स्ट्रोक इंजन है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, यस। तो ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपलर है, सिंपलर स्ट्रक्चर।
क्यों? क्योंकि इसमें पोर्ट होते हैं, वहां पे वॉल्व होता है। वॉल्व का स्ट्रक्चर जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, पोर्ट का स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है, और वहां पे कनेक्टिंग रॉड होता है, और फिर हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका सिंपल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रोक्स है ना, तो देखिए स्ट्रोक 1, अब देखिए फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा हमारे पास इधर कि ये देखो यहां से भी एयर आ रहा है, ठीक है, यहां से एयर आ रहा है हमारे पास। अच्छा ये यहाँ पे इनलेट पोर्ट है क्या? ओके 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 ओके, यहाँ पे इनलेट पोर्ट ये नहीं है, ओके डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम लोग। ये देखिए ये डैम्पर्स इधर खुल रहे हैं ना, दिस इज माई इनलेट पोर्ट। ये देखिए ये जो डैम्पर्स यहाँ पे खुल रहे हैं, दिस इज माई इनलेट पोर्ट। तो यहां से हवा अंदर आई, ठीक है, और जब हवा अंदर आई तो फिर क्या हुआ, हवा मेरी यहां से सर्कुलेट करके गई, यहां से सर्कुलेट करके यहां पे जा गई, और फिर कंबशन होके यहां से निकल गई। मतलब कि यहां पे एक सक्शन स्ट्रोक हो रहा है और एक एक्सपांशन स्ट्रोक हो रहा है। मतलब जो चीज वहां 4 स्ट्रोक में हो रही थी यहां पे 2 ही स्ट्रोक में हो रही है। जो चीज 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक में हो रही थी यहां पे सिर्फ 2 ही स्ट्रोक में हो रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जो अपस्ट्रोक एक हुआ हमारा स्ट्रोक 1, ये हो गया हमारा कंप्रेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रोक हमारा कंप्रेशन होगा और दूसरा स्ट्रोक हमारा क्या होगा, पावर का, पावर स्ट्रोक। एक हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक और एक हो जाएगा पावर स्ट्रोक। क्योंकि ये देखिए यहां से एयर मेरे पास आया, अब ये एयर यहां से गया 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 इस मैनीफोल्ड में जाके, जब पिस्टन मेरा नीचे आया ना तब एयर यहां एडमिट होके ऊपर चला गया और कंबस्ट होके बाहर चला गया। समझ में आया क्या आपको? मतलब एयर मेरा इनलेट पोर्ट से अंदर आया और अंदर आने के बाद वो इस मैनीफोल्ड के थ्रू इस कंबशन चेंबर में चला गया। ये मेरा क्या है, कंबशन चेंबर। इट आई विल शो यू विद अ डिफरेंट इंक। ये जो है ये दिस इज माय कंबशन चेंबर, दिस इज माय कंबशन चेंबर। क्लियर? तो इनलेट पोर्ट से मेरा एयर आया और फिर वो उस मैनीफोल्ड से, इस वाले मैनीफोल्ड से जाके कंबशन चेंबर में जाके कंबस्ट होके, विच इज माय सेकंड स्ट्रोक, कंबस्ट होके पावर जनरेट करके एग्जॉस्ट से निकल गया। ठीक है, यानी पिस्टन का मूवमेंट जो है यहां पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, पिस्टन मूवमेंट solely controls inlet and outlet ports। इनलेट पोर्ट बोल लो या आउटलेट या तो फिर एग्जॉस्ट पोर्ट बोल लो, इसके बदले क्या बोल सकते हैं हम लोग, एग्जॉस्ट पोर्ट। कौन सा पोर्ट जी? एग्जॉस्ट। ठीक है, तो कंबशन चेंबर में वो गया और उसने पावर स्ट्रोक जनरेट करके वो एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल गया। मतलब पिस्टन का मूवमेंट जो है ना 2 स्ट्रोक इंजन में, वो एग्जॉस्ट पोर्ट को भी कंट्रोल कर रहा है और इनलेट पोर्ट को भी कंट्रोल कर रहा है अपने मूवमेंट से। ये होता है 2 स्ट्रोक इंजन। हमारे ऑटो साइकिल के एनालिसिस में हमें सिर्फ और सिर्फ 4 स्ट्रोक इंजन का ही काम है। ठीक है, हमें इसी इंजन का काम है। 2 स्ट्रोक इंजन हम ऑटो साइकिल एनालिसिस में नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम लोग माइस पढ़ेंगे वहां पे जो हमारा मरीन डीजल इंजन होता है, मरीन डीजल इंजन, दैट इज अ 2 स्ट्रोक इंजन। मरीन डीजल इंजन जो मेरा होता है ये इंजन 2 स्ट्रोक होता है। ठीक है, चलिए फिर अब हम देखते हैं ऑटो साइकिल एंड एनालिसिस ऑफ इट। ठीक है, ऑटो साइकिल एंड एनालिसिस ऑफ ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल में क्या होता है बेसिकली,
ये एक ऐसा साइकिल है जहां पे सबसे पहले तो वर्किंग फ्लूइड, कि भाई अंदर कौन सा फ्लूइड जाएगा, दैट इज पेट्रोल। ठीक है, हम एनालिसिस करने वाले हैं किसका, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है, इन दोनों चीजों का ध्यान रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन यहां पे एक बहुत सिंपलर सा डायग्राम है, दिस इज माय इनलेट वाल्व, दिस इज माय एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, एक मेरा इनलेट वाल्व है और एक मेरा क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व। ओके, तो चलिए अब यहां पे हम उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो आई जस्ट टेक दैट थिंग, मैं वो स्लाइड को वहां ले लेता हूं, दिस वॉज द स्लाइड, या ओके। ओके, तो अब देखिए यहां पे अब हम उस चीज को ले सकते हैं। तो मेरा पहला जो स्ट्रोक होता है ना यहाँ पे, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, पिस्टन मेरा मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ। यानी देखो ये टीडीसी और ये बीडीसी, यानी पिस्टन मेरा टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा। इसको बोलेंगे हम लोग वैक्यूम प्रेशर विल बी क्रिएटेड। वैक्यूम प्रेशर मतलब कि द प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे देखो जैसे ही ये नीचे जा रहा है ना, एक एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये देखो, दिस इज माई एयर फ्यूल मिक्सचर विच इज कमिंग। ये एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है। ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर विल एंटर एंड दिस इज कॉल्ड एज सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, वहीं पे अब हम आगे देखते हैं। अगेन आई ड्रॉ दिस सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट। ठीक है, तो मेरा टीडीसी से बीडीसी की तरफ था, अब मैं बीडीसी से टीडीसी की तरफ उसको बनाऊंगा। नाउ आई विल ड्रॉ द पिस्टन फ्रॉम बीडीसी टू, गोइंग फ्रॉम पीडीसी टू टीडीसी। अब ये मेरा पॉइंट है बीडीसी एंड यहाँ कहीं पे मेरा पॉइंट आ जाएगा टीडीसी। तो अब मेरा पिस्टन जो है वो बीडीसी से कहाँ जा रहा है, टीडीसी की तरफ। तो दिस इज माई स्ट्रोक, ये हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें क्या होगा, पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। ठीक है, फिर क्या होगा, कंप्रेशन। ओके, तो अब देखिए कंप्रेशन किसका होगा यहाँ पे, कंप्रेशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। एयर फ्यूल मिक्सचर मतलब कि जब मेरा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा तो जो एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया हुआ होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, वो कंप्रेस हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। यानी देखिए अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आई विल जस्ट शो यू कि ये देखिए ये आया नीचे, अब देखिए ऊपर जो ये गया, दिस इज कंप्रेशन। ठीक है, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, आई विल अगेन शो यू वंस अगेन कि ये अंदर आया एंड दिस इज व्हाट इज गेटिंग कंप्रेस्ड। ठीक है, तो आई होप सो आपको कंप्रेशन स्ट्रोक समझ में आया। अब जो अगला स्ट्रोक आएगा हमारे पास, दैट विल बी एक्सपांशन स्ट्रोक। मतलब अब मेरा पिस्टन जो यहाँ पे है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर, इट इज एट वेयर, इट इज एट टीडीसी। नाउ दिस पिस्टन विल मूव वेयर टू बीडीसी। और यहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर होगा ना, यहाँ पे हमारे पास कुछ तो एयर फ्यूल मिक्सचर ऐसे रहेगा। यहाँ पे ये क्या है, एयर फ्यूल मिक्सचर। ये मिक्सचर में क्या होगा, एक यहाँ पे एक इक्विपमेंट होता है, ये तो जैसे हमारा इनलेट हो गया, ये हमारा एग्जॉस्ट हो गया, एक ही इक्विपमेंट होता है, इसको बोलते हैं स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑटो साइकिल इंजिन्स में ही होता है, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग देखो बहुत सिंपल सी बात है कि पेट्रोल जो होता है ना, वो एयर के साथ जब भी मिक्सचर फॉर्म में होता है ना, वो ऐसे ही आग नहीं पकड़ता। पेट्रोल को अगर आप ऐसी एटमॉस्फेयर में रख दो वो आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन आपने हल्का सा भी उसको अगर इग्निशन दे दिया ना, हल्का सा भी चिंगारी दे दी ना, वो पूरी आग पकड़ लेती है। तो ये स्पार्क प्लग का बस वही काम होता है, यूज्ड टू इग्नाइट। ठीक है, इग्नाइट एयर फ्यूल मिक्सचर। एयर फ्यूल मिक्सचर
तो ये जो कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर है, इसमें जब स्पार्क प्लग इग्निशन देगा तो क्या होगा, स्ट्रोक 3 प्रोड्यूस होगा, स्ट्रोक 3 विच इज एक्सपांशन स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक, एक्सपांशन स्ट्रोक, ठीक है। यानी कि इस स्ट्रोक में क्या होगा, 1 यूनिट ऑफ पावर इज जनरेटेड, 1 यूनिट ऑफ पावर इज जनरेटेड। और ये जो पावर जनरेट होगा ये क्या करेगा, पिस्टन को मूव करेगा, पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, यानी टीडीसी से लेके बीडीसी की तरफ जो हमारा पिस्टन है वो मूव करेगा, ठीक है। देखो यहां पे फिर से डायग्राम में मैं आपको फिर दिखाता हूं। दिस इज माय कंप्रेशन स्ट्रोक, ये मेरा कंप्रेशन स्ट्रोक है। अच्छा, आई विल शो यू अगेन। देखिए यहां पे लिखा हुआ है दिस इज माय इनटेक स्ट्रोक। अब देखिए कंप्रेशन हो रहा है एंड दिस, यहां पे जो चिंगारी लगी, दिस इज माय पावर स्ट्रोक, दिस इज माय पावर स्ट्रोक, देखा। सो दिस इज माय पावर स्ट्रोक। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इनिशियली क्या हुआ, वैक्यूम प्रेशर होने की वजह से पिस्टन जब मेरा टीडीसी से बीडीसी गया तो वैक्यूम प्रेशर जनरेट हुआ, इसकी वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर आया। उस एयर फ्यूल मिक्सचर को मैंने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद स्पार्क प्लग की मदद से उसको इग्नाइट किया। जैसे ही मैंने इग्नाइट किया तो क्या हो गया, एक्सपांशन हो गया गैसेस का। उसने क्या किया, पिस्टन के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, गैसेस ने पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया और इस फोर्स ने पिस्टन को कहां मूव कर दिया, टीडीसी से बीडीसी की तरफ, और पावर स्ट्रोक जनरेट हो गया। एक्सपांशन स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या होता है, पावर स्ट्रोक। क्लियर। चलिए अब मेरा स्ट्रोक 4 जो है ये क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये बड़ा सिंपल है, पिस्टन मेरा कहां से कहां ट्रैवल करेगा, बीडीसी से अगेन टीडीसी की तरफ, है ना। और जो भी whatever exhaust gases are present, whatever exhaust gases are present, piston will push it towards, piston will push it upwards, towards नहीं आएगा, upwards, and the gases, कौन से गैस, exhaust gases will move out of engine through एग्जॉस्ट वाल्व। मतलब पावर स्ट्रोक होने के बाद पिस्टन कहां पहुंचा मेरा, बीडीसी पे। अब बीडीसी पे पहुंच गया तो बीडीसी पे पहुंचने के बाद जो भी मेरा एग्जॉस्ट गैस प्रेजेंट होगा, फ्यूल जलने के बाद, एयर फ्यूल जलने के बाद जो भी एग्जॉस्ट गैस प्रेजेंट होगा उसको तो मुझे सिलेंडर से बाहर निकालना पड़ेगा ना, ताकि अगला स्ट्रोक में ले पाऊं। तो उसके लिए फिर से पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रैवल करेगा और जो भी एग्जॉस्ट गैसेस हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, पिस्टन उनको पुश करेगा ऊपर की तरफ और एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू वो बाहर निकल जाएंगे। यानी ये देखिए इस डायग्राम में इनटेक हुआ, ये कंप्रेशन हुआ, यहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ, मतलब पावर हुआ, एंड दिस इज गोइंग थ्रू एग्जॉस्ट वॉल्व। देखिए इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एंड नाउ दिस इज एग्जॉस्ट वॉल्व। तो ये देखिए ये एग्जॉस्ट वॉल्व ऑपरेट होगा, ये इनटेक वॉल्व ऑपरेट हुआ, ये, और ये देखिए एग्जॉस्ट वॉल्व हो गया एंड दिस इज गोइंग आउट। तो आई होप सो आपको ये चारों स्ट्रोक समझ में आए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रोक, आगे चल के भी आपको ये चीज बहुत काम में आएगी। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका न्यूमेरिकली एनालिसिस देखेंगे हम लोग, यानी इसका अब हम डेरिवेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ ऑटो साइकिल, डेरिवेशन ऑफ ऑटो साइकिल। मतलब कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो सारी चीजों को अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले पीवी डायग्राम के थ्रू ही ये डेरिवेशन बताऊंगा एंड देन सेपरेटली आई ड्रॉ द टीएस डायग्राम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आई ड्रॉ द पीवी डायग्राम, दिस इज पी एंड दिस इज वी, ठीक है। अब देखो सेम चीज यहां पे मैं बता देता हूं आपको, प्रोसेस जैसे हमने कार्नोट साइकिल में किया था
वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। प्रोसेस 1 से लेके 2 मेरा क्या होगा, इट विल बी माय आइडियाबैटिक कंप्रेशन। ये मेरा कौन सा प्रोसेस होगा, आइडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन यानी मेरा पिस्टन कहां से कहां मूव हो रहा है। ठीक है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन यानी मेरा जो पिस्टन है वो कंप्रेस कर रहा है एयर फ्यूल मिक्सचर को। ठीक है, बीडीसी से टीडीसी पे जाके। अब देखो उसी चीज को मैं यहां पे बनाऊंगा, दिस इज माय आइडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस 2 to 3, this is what, constant volume heat addition। यानी यहां पे इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, मेरा Q ऐड हो रहा है, heat is getting added at constant volume। अब प्रोसेस 3 to 4 आइडियाबैटिक एक्सपांशन, यानी इसी चीज को अब मैंने क्या कर दिया, यहां से लेके यहां तक ये एक्सपांड हो गया। ठीक है, ये एडेड वाली चीज को मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। क्यों मेरा यहां पे ऐड हुआ, दिस इज माय प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ठीक है, एंड अगेन प्रोसेस 4 to 1 क्या होगा मेरा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये रहा। तो ये होता है मेरा ग्राफ फॉर ओटो साइकिल। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे पिक्चर में भी ये ग्राफ बना रखा है, तो दिस इज द सेम ग्राफ। ठीक है, अब ये जो एयर, जो हम मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर यहां पे ऐड कर रहे हैं, दिस क्यू एडेड इज व्हाट, एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर फ्यूल मिक्सचर। तो यहां पे जो इसका वॉल्यूम होगा ना, वो ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वॉल्यूम, दिस इज व्हाट क्यू रिजेक्टेड। ठीक है, तो जो हीट एडिशन वाला वॉल्यूम होगा ना, उसको आपको बड़ा बनाना है, मतलब हीट एडिशन वाले जो प्रेशर डिफरेंसेस हैं उनको थोड़ा बड़ा दिखाना है आपको, ये पॉइंट्स को, और रिजेक्शन वाले पॉइंट्स को आप थोड़ा छोटा दिखाओगे। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा। नीचे हम क्या कर रहे हैं, नीचे हम एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही बना रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा मेरा टीडीसी पॉइंट। ठीक है, वहीं पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, बीडीसी पॉइंट। मेरा पिस्टन कहीं तो यहां पे है। ठीक है, ये पॉइंट पे आई कैन से V2 इज इक्वल्स टू V3। At this point I can say V4 is equals to V1। हाँ या ना, ये क्वाइट एविडेंट बात है कि भाई इस पॉइंट पे मेरा V2 और V3 सेम है और इस पॉइंट पे मेरा V4 और V1 सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि V2 is equals to V3 is equals to क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम इसको, क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी ये जो वॉल्यूम है ना, ये मेरा हो गया सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो स्पेस हो गया इसको बोलते हैं VC। VC मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये किसके बराबर होगा, V2 और V3 के। वहीं पे V1 और V4 ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा
टोटल वॉल्यूम V, यानी देखिए इस पॉइंट से अगेन इस पॉइंट तक ये जो मेरा वॉल्यूम होगा दिस विल बी व्हाट टोटल वॉल्यूम, और ये मेरा किसके बराबर है V4 और V1 के, VT। तो मैं ये कह सकता हूं कि VC प्लस, ओ सॉरी आई विल राइट लाइक दिस, विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल। तो मैं ये कह सकता हूं कि VT माइनस VC इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। VT माइनस VC इज इक्वल्स टू व्हाट, स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब कि देखो ये मेरा VC हो गया यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक मेरा VT हो गया। मतलब कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस पार्ट, दिस इज VS, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि क्या हो गया, ये स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब एक्चुअल वॉल्यूम inside cylinder traveled by piston, मतलब पिस्टन द्वारा ये जो वॉल्यूम, ये जो लेंथ इसने जो ट्रैवल किया, ये जो वॉल्यूम ट्रैवल किया, ठीक है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी एक वॉल्यूम तो हो गया हमारा सिलेंडर हेड और पिस्टन मतलब टीडीसी के बीच का, इसको बोलेंगे क्या, क्लियरेंस वॉल्यूम। और एक वॉल्यूम हो गया हमारा क्या, टोटल वॉल्यूम, विच इज नथिंग बट क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक वो वॉल्यूम जितने के बीच में पिस्टन एक्चुअली मूव हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे देखते हैं यहां पे कि अब हम जब एनालिसिस करेंगे ना, तभी मैं आपको चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे प्रोसेस 1 से लेके 2। ये कौन सा प्रोसेस है, आइडिया बैटिक कंप्रेशन। अब आइडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब कि इस पे कुछ प्रेशर होगा P1, इस पे कुछ प्रेशर होगा P2, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं P1 V1 रेस टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा, हाँ या ना। अब P1 VT रेस टू गामा इज इक्वल्स टू P2 VC रेस टू गामा। VT यहां पे क्या था हमारे पास, टोटल वॉल्यूम। V1 क्या है हमारा, V4 इक्वल्स V1 इक्वल्स VT। V4 और V1 इक्वल्स टू क्या है, VT है ना। और वहीं पे V2 इक्वल्स V3 इक्वल्स VC। इट इज व्हाट, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो मैं ये कह सकता हूं कि VT P1 VT रेस टू गामा इज इक्वल्स टू P2 VC रेस टू गामा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब यहां से मैं क्या ये बोल सकता हूं P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू VT बाई VC रेस टू गामा। तो ये जो मेरा VT बाई VC हुआ, इसी को मैं क्या बोलता हूं, R, विच इज नथिंग बट कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो समझ में आया क्या। देखो ये वही चीज हो गई कि यार ये V1 बाय V2 कुछ तो होना चाहिए ना,
वही चीज हो गया ना, इस प्यार को क्या नाम दूं वाली बात, कि भाई P2/P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, P2/P1, मैं इसको यहां भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा V1/V2। अब V1 क्या है VT, V2 क्या है VC, तो VT/VC को ही हमें कुछ नाम देना था, हमने उसको सीधा सीधा क्या दे दिया, कंप्रेशन रेशियो। तो अब मेरा यहां से देखो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल, P2 क्या हो जाएगा P1R⁻⁴। बहुत सारे बुक्स में RC लिखते हैं, कहीं कहीं पे R लिखते हैं, मैं R का नोटेशन यूज कर रहा हूं, इफ यू वांट यू कैन यूज RC ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बट फिर वही है, आगे चल के जब हम और रेशियोज पढ़ेंगे तो वहां पे फिर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो ये था हमारा प्रोसेस 1 से 2 आइडियाबैटिक कंप्रेशन, जहां पे मेरा पिस्टन जो है वो कंप्रेशन कर रहा था आइडियाबैटिकली, मतलब नो हीट एक्सचेंज, ठीक है, नो हीट एक्सचेंज, BDC से TDC गया, यहां से मेरा पिस्टन कहां गया अपना, BDC से TDC गया, ठीक है, ओके। अब अगला प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस 2 to 3, ओके। तो प्रोसेस 2 to 3 मेरे पास क्या है, यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ठीक है। तो अब मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन ये क्या होगा यहां पे, तो मुझे पता है कि यहां पे जो हीट मैंने ऐड किया 2 से लेके 3 के बीच में कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, mCV_T3 - T2, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन आइसोबारिक प्रोसेस में मेरा वर्क डन कितना होता है, 0, ठीक है, मेरा वर्क डन कितना होता है, 0। तो अगर मेरा वर्क डन यहां पे 0 होता है तो उस केस में मेरा जो Q होगा वो किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के, क्लियर है। तो यहां पे हमारे पास मिल जाता है हमको mCV_T3 - T2, क्लियर, ओके। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रोसेस विच इज प्रोसेस 3 to 4, कांस्टेंट 3 to 4 is what, adiabatic expansion, 3 to 4 is adiabatic एक्सपांशन, ठीक है। तो आइडियाबैटिक एक्सपांशन में मैं क्या बोलूंगा, P3V3 गामा इज इक्वल्स टू P4V4 गामा, है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूं, इधर P3 को VC बोल सकता हूं और P4 को VT बोल सकता हूं, है ना। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, VT/VC लाना है मुझे, तो P3/P4 इज इक्वल्स टू R की पावर गामा, यानी कि P3 इज इक्वल्स टू P4R⁻⁴ गामा, क्लियर, ओके। अब यहां पे अगर मेरे को वर्क निकालना है 3 से लेके 4 के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, वर्क के लिए मेरे को पता है P3 ज्यादा है, तो P3V3 - P4V4 अपॉन में गामा -1, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा वर्क का फॉर्मूला, क्लियर, ओके। अब देखते हैं हम लोग प्रोसेस 4 to 1, तो प्रोसेस 4 to 1 है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो यहां पे क्या होगा हमारे पास, अभी अगर मेरे को 4 से 1 के बीच में हीट रिजेक्टेड है, ठीक है, तो हीट रिजेक्शन को मैं कैसे दिखाऊंगा, mCV_T, अब देखिए यहां पे ये 4 ये 1, ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, यहां पे T3 - T2 किया था, है ना, T3 - T2,
तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, बेसिकली इधर T4 माइनस T1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा MCV डेल्टा T, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, I need to find एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट बाय इनपुट, ये हमें पता है बेसिक, कितना मिला वर्सेस कितना दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन बाय हीट एडेड, नेट वर्क डन बाय हीट एडेड। ये हमने कार्नोट में भी देखा था, यहां पे भी सेम चीज है। तो अब देखो नेट वर्क डन क्या है हमारे पास, इधर नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन विल बी व्हाट, Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड, है ना। जितना मैंने हीट दिया वर्सेस कितना हीट निकला, वही से तो मेरे को वर्क पता चलेगा ना, यही तो हम कर रहे थे। ओके, अपॉन Q एडेड, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, दिस इज 1 माइनस Q रिजेक्टेड, Q रिजेक्टेड अपॉन में Q एडेड। तो अब बताओ मेरे को Q रिजेक्टेड कितना है मेरे पास, 4:1 है, MCV T4 माइनस T1 अपॉन में MCV T3 माइनस T2, एडेड इज व्हाट, एडेड इज दिस T3 माइनस T2। तो ये MCV से MCV तो कट गया, कितना आ गया, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन में T3 माइनस T2। तो अब देखो ये T4 T1 को अगर मैं इफ आई ब्रिंग T4 एंड T3 इक्वल टू T3 एंड T2, कैसे लाएंगे, इक्वल भी नहीं, इन टर्म्स ऑफ, इफ आई बी लाइक मोर स्पेसिफिक तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि भाई मैं ये चाहता हूं ना कि मैं कुछ तो ऐसा करूं कि मेरा जो ये T4 और T3 है ना, ये T3 और ये T2 वाले टर्म में आ जाए, जिससे मेरे को फिर डायरेक्ट एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम वो करते हैं। तो यहां पे देखो मुझे पता है कि प्रोसेस 1 to 2 है, P1 V1 P2 V2, यानी कि ये टेम्परेचर T1 और T2 के बीच का कुछ तो रिलेशन होगा, है ना। और वहीं पे ये देखो प्रोसेस Q से Q2 to 3, ये तो ठीक है। 3 to 4 देखो आइडियाबैटिक एक्सपांशन, P3 V3 P4 V4, तो यहां से भी कुछ T3 और T4 के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो देखिए फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 P1 V1 रेस टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा। तो यहां से मेरे पास क्या था फॉर्मूला, V1 अपॉन V2 रेस टू गामा इक्वल्स टू P2 बाय P1, है ना। अब देखिए PVT रिलेशन मुझे पता है, PV बराबर T। तो अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है ना, अगर मुझे रिलेशन चाहिए तो मैं किसके बीच में लूंगा, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, है ना। तो मेरे को प्रेशर को चेंज करना होगा, तो मेरा प्रेशर कितना आ जाएगा, T बाई वी। तो प्रेशर के बदले मैं क्या लिख दूंगा, T बाई वी, मतलब T1 अपॉन V1 इंटू V1 रेस टू गामा इक्वल्स टू T2 अपॉन V2 इंटू V2 रेस टू गामा, यानी कि T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 रेस टू गामा माइनस 1। क्लियर। अब यहां से मैं बता सकता हूं क्या कि मेरा T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू V1 बाय V2 रेस टू गामा माइनस 1, मतलब T2
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T1 R रेज टू गामा माइनस 1। क्या ये बात हमें समझ में आई? इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। क्या ये बात हमें समझ में? हमने पीवीटी रिलेशन पढ़ रखा है ऑलरेडी बहुत अच्छे से, मैंने उसी का एप्लीकेशन किया है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बोलूं कि भाई 3 से लेके 4 में P3 V3 रेस टू गामा इक्वल्स टू P4 V4 रेस टू गामा, है ना। तो अगेन पीवीटी रिलेशन, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे P नहीं चाहिए, तो मेरा P किसके बराबर हो जाएगा, T बाई V। किसके बराबर हो जाएगा, T बाई V के, T बाई V के। तो अब देखिए T3 V3 इंटू V3 रेस टू गामा इक्वल्स टू T4 V4 इंटू V4 रेस टू गामा, मतलब T3 V3 रेस टू गामा माइनस 1, T4 V4 रेस टू गामा माइनस 1। क्लियर? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं अगेन, V4 बाई V3 रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T4 बाई T3, मतलब T4 मेरा कितना हो जाएगा, T3 R रेस टू गामा माइनस 1। तो यहां पे मेरे पास T4 में आ गया और यहां पे T2 में आ गया। ठीक है, और मुझे यहां इक्वेशन में क्या चाहिए, T4 और T1 चाहिए। ठीक है, मुझे यहां पे इक्वेशन में क्या चाहिए, आई नीड T4 एंड T1। अच्छा, ये V4 बाय V3, ओके, यहाँ T3 बाय T4 आएगा, माई बैड, यहाँ पे T3 बाय T4 आएगा, दिस विल बिकम T3 बाय T4। हाँ, T3 बाय T4, तो ये हो जाएगा मेरा T3 इज इक्वल्स टू T4 रेस टू गामा माइनस 1। क्लियर? चलिए तो पुट कर दीजिए, पुट A एंड B, पुट A एंड B इन मेन इक्वेशन। क्या है भाई, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T, क्या था हमारे पास यहाँ पे, T4 माइनस T1। अब देखिए यहाँ पे T3 क्या है, T4 R रेस टू गामा माइनस 1 माइनस T3, ओ सॉरी, माइनस T1 होगा यहाँ पे, है ना, माइनस T1 R रेस टू गामा माइनस 1। तो देखिए 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन में R रेस टू गामा माइनस 1, R रेस टू गामा माइनस 1 इंटू T4 माइनस T1, ये कट गया। सो माई एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज 1 माइनस 1 अपॉन R रेस टू गामा माइनस 1। दिस इज माई कंप्लीट डेरिवेशन फॉर ऑटो साइकिल। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में 10 नंबर के लिए या 7 नंबर के लिए पूछ सकते हैं, दिस कैन कम फॉर 7 to 10 मार्क्स, कि भाई आपको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी बतानी है ऑटो साइकिल की डिराइव करके। यहाँ पे मेरा R क्या है, अगेन VT बाय VC, बड़ा वॉल्यूम बाय छोटा वॉल्यूम, सबसे बड़ा वॉल्यूम, ये कौन सा वॉल्यूम है, सबसे बड़ा बाय सबसे छोटा। क्लियर? एंड गामा इज व्हाट, इट इज स्पेसिफिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.4, इसका दूसरा नाम भी होता है आइडियाबैटिक कांस्टेंट, आइडियाबैटिक कांस्टेंट। तो ये था मेरा डेरिवेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ठीक है, अब हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करते हैं ऑटो साइकिल पे, जिससे हमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस फॉर्मूले को हमें इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स फॉलो करने का स्टेप वही है। अच्छा, एक चीज और मेरे को आपको बताना रह गया, इसका टीएस डायग्राम, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, जस्ट प्रोसेसेस को पुट करना है, एनालिसिस आप किसी भी एक डायग्राम से करो, डेरिवेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि हमारा पहला प्रोसेस क्या था, यहाँ पे प्रोसेस 1 to 2 वाज आइडियाबैटिक कंप्रेशन, प्रोसेस 1 to 2 वाज आइडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आइडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, आइडियाबैटिक यानी कि
एंट्रोपी विल बी सेम, ठीक है, हमारा क्या होगा यहाँ पे, एंट्रोपी जो होगा वो सेम होगा, ओके, माय एंट्रोपी विल बी सेम। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, यानी ये कुछ ऐसे चला जाएगा, either this is my 1 to 2 process, 2 to 3 process, then again isentropic expansion and again constant volume heat rejection। यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, Q ऐड हो रहा है और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, Q रिजेक्ट हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज माय रिक्वायर्ड TS डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल। ठीक है, चलिए फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है, एन इंजन ऑफ 250 mm बोर एंड 375 mm स्ट्रोक वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। यानी कि मेरे को गिवन क्या दे रखा है यहाँ पे, कि एक इंजन है जिसका बोर दे रखा है, बोर यानी कि डायामीटर 250 mm। बोर बेसिकली क्या होता है, इट इज नथिंग बट डाया ऑफ सिलेंडर। जिस सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है उसी का डाया को बोर बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रोक दे रखा है, स्ट्रोक यानी कि L, ये कितना है 375 mm। वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, यानी कौन सा साइकिल, ऑटो साइकिल। द क्लियरेंस वॉल्यूम VC दे रखा है 0.00263 मीटर क्यूब। इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर P1 दे रखा है 1 बार यानी 100 किलो पास्कल, और T1 दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इफ आई वांट टू ऐड 50 प्लस 273, I'll take out my Kelsey. Yeah. So if I want to add, it will be 323 Kelvin. 323 Kelvin. ठीक है. If the maximum pressure is limited to 25 bar, maximum pressure यानी कहाँ डेवलप हो रहा है मैक्सिमम प्रेशर, P3 which is 2500 किलो पास्कल, मतलब ये मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। आपसे पेपर में या तो पूछेगा कैलकुलेट या टेल डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स, या दूसरा आपसे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पूछेगा। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा ऑटो साइकिल के अंदर। एंड सेम गोज फॉर डीजल साइकिल ऑल्सो, हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फॉर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मुझे क्या चाहिए होता है, 1 - 1/R रेज़ टू गामा -1, यही चाहिए, है ना। तो अब गामा तो मेरे पास होता है चलो 1.4, ये R अगर मुझे कहीं से भी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा ना। व्हाट इज R? R इज कंप्रेशन रेशियो विच इज VT/VC, है ना। VC मुझे दे रखा है, VT मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए ग्राफ बना दूं, तो दिस इज माय 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस में अगर हम ध्यान दें कि मुझे अगर ये V1 मिल गया तो क्या मेरा काम हो जाएगा, What I need only is V1, है ना। अब यहां पे देखिए मेरे पास क्या क्या गिवन है V1 निकालने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास एक क्लियरेंस वॉल्यूम है, मेरे पास P1 है, T1 है, P3 है, ठीक है। P1 है, T1 है, P3 है, मतलब मेरे पास T3 भी नहीं है, ठीक है। I don't have T3 with me। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज, ओके, तो यहां पे प्रोसेस 1 to 2
में हमारा आइडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, बट यहाँ पे भी अगर हम वो चीज लगाएंगे तो हमारे पास इतने सफिशिएंट वैल्यूज नहीं है जिससे हमको गिवन वैल्यूज मिल पाए, तो हम ये चीज भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास डायामीटर दे रखा है, बोर डाया 250 mm, और हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रोक दे रखा है एस 375 mm। तो यहां से हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आता है विच इज पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर एल। ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहां पे अगर मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ये एक पिस्टन बना दिया, ठीक है, तो ये तो इसका क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये इसका क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये टोटल इसका टोटल वॉल्यूम है, मगर यहां से लेके यहां तक तो इसका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, मतलब ये कितना चला। तो ये जो चीज होती है ना, ये चीज, इसको बोलते हैं हम लोग बोर डाया डी, और एल हो गया हमारे पास ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल है ना, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर वो कर्व सरफेस एरिया और लेंथ उसका वो, ठीक है, यानी ये कर्व सरफेस एरिया है एक तरीके से सिलेंडर का। ठीक है, तो यहां पे अगर हम जब वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास वीएस कितना आ जाएगा, आप भी डालिए, मैं भी डाल के देखता हूं, पाई इंटू 250 स्क्वायर इंटू 375 बाय 4, ठीक है, एंड अच्छा ये सब mm में है ना, ओके, सो वी नीड दिस इन मीटर्स बिकॉज हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। ओके, so this will be divided by 0.018, तो मेरे पास यहाँ पे VS कितना आता है 0.018 मीटर क्यूब। ठीक है, VS आ गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरा VT जो होगा वो क्या होगा, VS प्लस VC है ना, तो 0.0184 0.0184 प्लस 0.00263 0.00263, this will give me my total volume as 0.021 meter cube VT। ठीक है, अब यहां से मेरे पास कंप्रेशन रेशियो निकालना आसान हो गया, तो 0.021 बाय 0.00263 7.99 विल बी माय कंप्रेशन रेशियो। तो क्या अब एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकल जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 7.99 रेस टू 0.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2.297 एंड माइनस 1, यहां से मेरे को डायरेक्ट आंसर जो मिलेगा दिस विल बी 56.46%। ये हो जाएगा मेरा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ये क्या हो जाएगा मेरा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर ऑटो साइकिल। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, मगर ये न्यू लग रहा है मगर ये याद करना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि मैंने रीजन बता दिया आपको, ये आपका सिलेंडर होता है ना, ये आपका सिलेंडर होता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि मेरा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो तो क्या होगा, पिस्टन जितना मूव किया उतना ही होगा ना, तो पिस्टन का बोर मेरे को दे रखा है डी, बोर डाया है ना, और लेंथ ऑफ स्ट्रोक भी मेरे को दे रखा है। तो अगर मैं पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल कर दूं तो वहां से मुझे स्ट्रोक वॉल्यूम मिल जाएगा, उसको जब मैंने वीसी के साथ ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, टोटल वीटी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज द मिनिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर इन एन ऑटो साइकिल आर, मिनिमम प्रेशर इज 100 किलो पास्कल एंड मिनिमम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस which is 300 Kelvin। ठीक है, कितना है ये 300 केल्विन है हमारे पास।
ओके, the amount of heat added to the air per cycle is 1500 किलो जूल पर केजी। यानी Q एडेड कहां से कहां, हम लोग कहां से कहां ऐड करते हैं, 2 से 3 पे, 1500 किलो जूल पर केजी। determine the pressures and temperatures at all points of the air standard Otto cycle. Also calculate the specific work and thermal efficiency of the cycle for a compression ratio of 8:1। यानी R की वैल्यू मुझे दे रखी है 8:1। R क्या होता है मेरे पास, VT by VC which is 8/1, ठीक है, which is 8/1। तो मतलब R की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 8, ठीक है, R की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 8। और VT और VC मेरे पास इस तरीके से आ जाएंगे, कैसे, VT is equals to 8 times VC। या ये भी करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि VT जो है मेरा, ठीक है, VT जो है मेरा दैट इज 8 times VC, ठीक है, और कंप्रेशन रेशियो मेरे पास कितना आ गया, 8। तो सबसे पहले तो मैं थर्मल एफिशिएंसी निकाल लेता हूं। फॉर थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास, इट इज नथिंग बट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो 1 - 1 अपॉन R रेज़ टू गामा -1, 1 - 1 अपॉन 8 रेज़ टू 0.4, 0.297, 1/0.297, 56.46%। क्लियर, ये हो गई आपकी एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए प्रेशर्स और टेम्परेचर मुझे हर एक पॉइंट पे चाहिए, प्रेशर्स और टेम्परेचर्स मुझे क्या हर एक पॉइंट पे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो, if I draw an Otto cycle, this is my V, this is my P, this is my process 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to again 1, ठीक है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 से back to 1। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे हो जाएगा मेरा V1 is equals to V4 एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा V2 is equals to V3। ओके, P1 दे रखा है मुझे कितना, 100 एंड T1 दे रखा है 300 केल्विन, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है, P2 निकालना है, P3 निकालना है एंड P4 निकालना है। क्लियर, ओके। तो अब देखिए ये कैसे होगा। और मुझे एक और चीज दे रखी है कि मेरा जो Q है ना 2 से लेके 3 वो 1300 किलो जूल पर केजी है, यानी ये हीट एडेड है, ठीक है, 1300, ओके, इट इज 1500 किलो जूल पर केजी, व्हाट 1500 किलो जूल पर केजी। ओके, तो ये मेरे पास 1500 किलो जूल पर केजी है। तो अब देखिए प्रोसेस 1 से लेके 2 में मैं ये कह सकता हूं P1 V1 रेज़ टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेज़ टू गामा, ठीक है, P1 V1 रेज़ टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेज़ टू गामा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि P2 by P1
इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 रेस टू गामा, और V1 बाई V2 क्या है, R, तो P2 इज इक्वल्स टू 100 इंटू R की पावर गामा, मतलब 100 इंटू 8 है कंप्रेशन रेशियो, उसकी पावर गामा यानी 1.4, तो 8 की पावर 1.4 इंटू 100 1837.91 किलो पास्कल। इस तरीके से मुझे मिल गया क्या, P2। अब P2 है, P1 है ना, और मेरे पास मेरे को ऐसे अगर T भी निकालना है तो वो भी बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, T1 V1 रेस टू गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 रेस टू गामा -1। तो देखो V1 बाई V2 रेस टू गामा -1 इक्वल्स टू T2 बाई T1, T1 दे रखा है मुझे, T2 क्या हो जाएगा 300 इंटू 8 की पावर 0.4, है ना, तो 8 रेस टू 0.4 इंटू 300 इट इज 689.21 केल्विन। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, T2। आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो मैंने T2 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, यानी यहां के पॉइंट्स तो मैंने अब निकाल लिए। क्लियर, ओके। अब देखो आगे आगे आ जाओ, प्रोसेस 2 to 3 पे। तो 2 to 3 तो मेरा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, मुझे तो प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए, है ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो Q2 to 3 के बीच में क्या हो जाएगा, mCV डेल्टा T, है ना। तो ये लगाने का कोई फायदा है क्या, नहीं। आप आ जाइए प्रोसेस 3 to 4 पे। अगेन P3 V3 रेस टू गामा इक्वल्स टू P4 V4 रेस टू गामा, है ना, P3 V3 रेस टू गामा इक्वल्स टू P4 V4 रेस टू गामा। ओके, और मुझे यहाँ पे कुछ दिया है क्या, 100 किलो पास्कल, 27 डिग्री सेल्सियस, अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू एयर पर साइकिल इज 1500 किलो जूल पर kg। ओके ओके, तो यहाँ पे P3 V3 रेस टू गामा इज इक्वल्स टू P4 V4 रेस टू गामा। अब P4 P3 ये दोनों अलग हैं P2 और P1 से, यहाँ पे सिर्फ V4 और V3 ही V2 और V1 के बराबर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि व्हाट आई कैन से फ्रॉम दिस इज कि V4 बाय V3 रेस टू गामा इज इक्वल्स टू P4 बाय P3, है ना। तो P4 किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, P3 R रेस टू गामा, ये हो गया पहला। सिमिलरली T4 जो मैं लूंगा वो किसके बराबर हो जाएगा, T3 इंटू R रेस टू गामा -1। ये इक्वेशंस तो मैंने बना लिए, ठीक है। अब ये आता है बात कि मेरे पास यहाँ पे मिनिमम प्रेशर्स और टेम्परेचर्स ही दे रखा है हमको, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है ऑटो साइकिल का, और अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द एयर पर साइकिल, एयर पर साइकिल इज 1500, ठीक है। अब प्रेशर्स और टेम्परेचर हमें ऑल पॉइंट का बताना है, तो यहाँ पे टेम्परेचर, ओके, यहाँ पे व्हाट वी विल बी हैविंग इज, वी विल बी हैविंग, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा इसको यूज करते हैं अभी, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, हमने एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकाल रखा है, हमने यहाँ पे ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकाल रखा है। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क डन अपॉन हीट एडेड, ठीक है। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कितनी है, 0.5646, ये हो जाएगा मेरा वर्क डन। और हीट एडेड कितना है मेरे पास, Q2 to 3, वो मेरे को दे रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है 1500, तो वर्क डन मेरे पास कितना आ जाएगा 1500 इंटू 0.5646, 846.9 किलो जूल पर kg। तो मेरे पास ये देखो ये वर्क भी आ गया। अब ये वर्क, ठीक है, स्पेसिफिक वर्क भी आ गया, थर्मल एफिशिएंसी भी आ गई। अब देखो ये वर्क डन जो आया, ये वर्क डन किसके बराबर होगा, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, 846.9
तो Q रिजेक्टेड यहां से कितना आ जाएगा 846.9 माइनस में 1500 बजे 653.1 किलो जूल पर केजी। ओके ठीक है। अब याद करिए जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमारे पास क्या आ रहा था यहाँ पे 1 माइनस एम सी वी टी रिजेक्टेड वाले फॉर्म आ रहे थे T4 माइनस T1 अपॉन में एम सी वी T3 माइनस T2 है ना, यहां से एम सी वी कट रहा था। अब T4 माइनस T1 और T3 माइनस T2 है ना, इसका हमने एक रिलेशन बना दिया था। इसका हमने क्या किया था, एक रिलेशन बना दिया था। वो क्या रिलेशन था ये देखिए, if you don't remember I'll show you. Okay, so this was my relation. T3 मेरा था T4 into R raised to gamma minus 1. T3 मेरा कितना था, T3 मेरा कितना था, T3 मेरा था T4 into R raised to gamma minus 1. ये मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। T3 मेरा था T4 into R raised to gamma minus 1 है ना। T3 मेरा था T4 into R raised to gamma minus 1 और वही मेरा T2 क्या था T1 into R raised to gamma minus 1। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं ना कि मैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में पीवीटी रिलेशन लगा सकता हूं क्या, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैन आई पुट पीवीटी रिलेशन। पीवी बराबर टी होती है तो P3 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू T3 बाई T2, हाँ या ना, है ना। ओके तो T3 मेरा किसके बराबर है, ओके तो यहां से मैं ये कह सकता हूं क्या कि मेरे पास P2 कितना है, आई हैव P2, यस आई हैव P2, ये रहा P2। Do I have P3? No, I need to find that. Do I have T3? I need to find this also, I need to find this also, and I have this also. ठीक है, तो T3 मेरा किसके बराबर था, T4 into R raised to gamma minus 1। अब मेरे पास यहां पे T4 भी नहीं है, ठीक है। So now the question comes कि how we will proceed, how we will proceed। क्यों, क्योंकि आपने यहां का जो टेम्परेचर प्रेशर है ये तो निकाल लिया 1 पे और 2 पे। अब जब 2 से 3 पे निकालने का आया तो आपके पास 3 पे तो कोई कंडीशन नहीं है। 3 पे डू वी हैव एनी कंडीशंस, नो, नाइदर वी हैव समथिंग ऑन 4। ठीक है, ठीक है। यहां पे हमारे पास एयर का सीवी भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, बट वी कैन अज्यूम इट एज 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये आपको क्वेश्चन में पक्का दिया रहेगा, ठीक है। सो इफ वी हैव अज्यूम दिस देन इट बिकम्स क्वाइट सिंपल दैट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए ये फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। Q इज इक्वल्स टू एम सी वी डेल्टा टी। Q मेरे पास कितना है 1500 इज इक्वल्स टू, अब 1500 किलो जूल पर केजी है तो m तो नीचे चला गया 0.718 इंटू डेल्टा टी विच इज T3 माइनस में T2 है मेरे पास, यस 689.21, ठीक है। तो इसको करके देखिए, so 2778.34 Kelvin is the answer for T3, ठीक है। तो T3 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब T3 हमने निकाल लिया, T2 है ही हमारे पास, P2 है ही, तो P3 हम निकाल सकते हैं 2778.34 बाय T2 is what 689.21 into what is P2 क्या है मेरे पास, P2 I have 1837.91, so 2778.34 into 1837.91
बाय 689.21 7408.97। तो इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में मेरे को P4 और T4 का वैल्यू बताइएगा। मेथड रिमेन्स द सेम। हमने यहां से हीट रिजेक्टेड निकाल लिया ना, इसी हीट रिजेक्टेड को आप किससे इक्वेट कर दोगे, MCV T4 माइनस T1 से, बस। ठीक है, तो चलिए हम अब बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। A certain quantity of air at a pressure of 1 bar and temperature 70 degrees Celsius is compressed adiabatically until the pressure is 7 bar in an Otto cycle engine. 465 kilojoule of heat per kg of air is now added at constant volume. Determine. ठीक है, तो 4 यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, सर्टन क्वांटिटी ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार, यानी प्रेशर हमें 1 बार का दे रखा है। ठीक है, 1 बार मतलब 100 किलो पास्कल। एंड अ टेम्परेचर T1 हमें दे रखा है 70 डिग्रीज, यानी 70 + 273, which gives answer as 343 Kelvin. In Otto cycle engine 465 kilojoule of heat per kg of air is now added, यानी Q ऐड किया 465 किलोजूल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, 2 से 3 के बीच में हमें क्या डिटरमाइन करना है, कंप्रेशन रेशियो C, मतलब R डिटरमाइन करना है पहले तो, कंप्रेशन रेशियो R, और टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, एंड ऑफ कंप्रेशन यानी कि T2, एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ हीट एडिशन दैट इज T3। ये 3 चीजें हमें बतानी है। हमें यहाँ पे देखिए CP इसमें दे रखा है, NCV 0.706। शो ईच ऑपरेशन ऑन PVTS डायग्राम्स। तो हम PVTS डायग्राम का PV डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, TS डायग्राम आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। पहले आप एक स्केच बना लेंगे ऐसा, टू शो दिस इज एन ऑटो साइकिल गोइंग फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे हमें प्रेशर और टेम्परेचर जो है ना वो कहां का दे रखा है, ये देखिए P1 दे रखा है, T1 दे रखा है, और हमें P2 दे रखा है 7 बार विच इज 700 किलो पास। ठीक है ना, कंप्रेस कर दिया हमने आइडियाबेटिकली तब तक जब तक कि प्रेशर 7 बार ना हो जाए। यानी पहले प्रेशर कितना था, पहले प्रेशर था 1 बार, कंप्रेस आइडियाबेटिकली करने के बाद कितना हो गया, 7 बार। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मेरे पास P1 है 1 बार, P2 है 7 बार। ठीक है, और क्या है मेरे पास, टेम्परेचर दे रखा है मुझे T1 टेम्परेचर दे रखा है 343 केल्विन। ठीक है ना, तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं, P1 V1 रेस टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा। अब PV बराबर T में मुझे V नहीं चाहिए, है ना, तो मैं इसको चेंज कर दूं तो V इज इक्वल्स टू T बाई P कर देता हूं। ठीक है, तो P1 इंटू T बाई P रेस टू गामा, T1 बाई P1, T2 बाई P2 रेस टू गामा इंटू P2। ठीक है, तो P1 1 माइनस गामा, T1 गामा, P2 1 माइनस गामा, T2 गामा। क्लियर? अब देखिए मुझे यहां से T2 मिल जाएगा क्या, T1 है मेरे पास, P1 है, P2 है, वेरी गुड, मिल जाएगा। देखिए T1 कितना, T2 कितना हो जाएगा, P1 अपॉन P2 रेस टू 1 माइनस गामा T1। ठीक है, P1 बाई P2 रेस टू 1 माइनस गामा, ओके, इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 रेस टू गामा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, P1 बाई P2 रेस टू 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। PVT रिलेशंस हमारी अच्छी होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहां से मेरा T2 मुझे मिल जाएगा 598.06 केल्विन, 598.06 केल्विन। ठीक है, यहां से मेरे को T2 मिल गया, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, T2 मुझे मिल गया, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन आई गॉट T2। अब T3, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो एक निकालना है हमें इंजन का। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो हमें एक इंजन का निकालना है। ओके,
और T3 भी निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि प्रोसेस 2 to 3 हमें 465 किलो जूल दे रखा है ऑलरेडी। तो 465 किलो जूल, 465 इज इक्वल्स टू किलो जूल पर केजी है, किलो जूल ऑफ हीट पर केजी। ओके, किलो जूल ऑफ हीट पर केजी यानी कि डिवाइड बाय एम हो गया, तो CV इंटू T3 माइनस T2 हो जाएगा। अब CV कितना हमें क्वेश्चन में बोला है 0.706 और T3 यहाँ पे कहाँ है, T3 भी हमें निकालना है, माइनस T2 598.06 465, ठीक है। 465 डिवाइडेड 0.706 प्लस 598.06, so 1256.70 is your temperature at the end of heat addition, ठीक है। मेरा थर्ड पॉइंट T3 भी आ गया। अब मेरा बचता है कंप्रेशन रेशियो खाली। तो कंप्रेशन रेशियो तो बड़ा आसान है, P1 V1 रेस टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा, ठीक है। P2 मेरे को दे रखा है, P1 मेरे को दे रखा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा V1 अपॉन V2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा P2 अपॉन P1 रेस टू 1 बाय गामा। R ये हो जाएगा R, और P2 कितना है हमारे पास 700 बाय 100 रेस टू 1 बाय 1.4, 4.014 इज योर कंप्रेशन रेशियो। तो इस तरीके के ही न्यूमेरिकल आपके पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आ सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको ऐसे सब की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब पिछले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अटक गए थे क्योंकि हमको वहां पे CP/CV की वैल्यू नहीं दी गई थी, बट आपको ये हमेशा दी जाएगी, 100% इट विल बी गिवन। इफ इट इज नॉट गिवन देन यू आर फ्री टू यूज, वरना इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू प्रोसेसेस ऑफ हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन। अगर आपको ऑटो साइकिल समझ में आया देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड डीजल साइकिल, ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। तो आई होप सो आपको ऑटो साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ यही थे हमारे न्यूमेरिकल्स। अब देखते हैं थोड़े MCQs, ठीक है। तो इन आइडियल ऑटो साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, ठीक है। आइसेंट्रोपिक क्या होता है, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन, हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन क्या होता है, वेरी गुड, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। हीट एडिशन नहीं, हीट रिजेक्शन नहीं, ये दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं, ठीक है। अब द ऑटो साइकिल इज यूज्ड टू मॉडल विच टाइप ऑफ इंजन, पेट्रोल इंजन, ठीक है। द ऑटो साइकिल अज्यूम्स द वर्किंग फ्लूइड इज आइडियल गैस, ठीक है, हमेशा याद रखना एयर स्टैंडर्ड असम्पशन, इसीलिए हम क्या निकालते हैं, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ओके। अब इन द ऑटो साइकिल हीट इज एडेड ड्यूरिंग विच प्रोसेस, ठीक है। हीट हम लोग कौन से प्रोसेस में डालते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आफ्टर कंप्रेशन इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये नहीं, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन तो बिल्कुल नहीं, आइसोथर्मल होता ही नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो करता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो करता है, टाइप ऑफ फ्यूल ये नहीं करता, ठीक है, टाइप ऑफ फ्यूल नहीं कर, मतलब ये नहीं करता। assumption ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस भी करते हैं। विच प्रोसेस रिप्रेजेंट्स द पावर स्ट्रोक इन द ऑटो साइकिल। अब पावर स्ट्रोक क्या था हमारा ऑटो साइकिल में, ये वाला 3 से लेके 4, सो 3 to 4 इज द पावर स्ट्रोक। सो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर होता है खत्म। थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे, योर जर्नी मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी दैट विल बी प्योरली ऑन that will be purely on the डीजल साइकिल, और डीजल साइकिल के बाद हम लोग लेके आएंगे what we call as एंट्रोपी। ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीजल साइकिल एक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आ जाएगा आपके पास, एंड आफ्टर दैट वी विल बी टेकिंग द एंट्रोपी। So if you're liking my videos, please subscribe. And at last, I would just like to say, stay curious and keep moving forward. Bye.